हम्म, अच्छा। 2017 एनुअल मॉडल पेपर है, थोड़ा सा मुश्किल आया था ये मॉडल पेपर, इसीलिए कराना ज़रूरी है। अगर एमसीक्यू थोड़े मुश्किल आते हैं तो इसमें से भी आ सकते हैं। पहले सवाल में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन के। इसकी डोमेन पूछी जा रही है। डोमेन किसे कहते हैं? ऐसी वैल्यूज को जो फंक्शन में रखी जा सकती हैं। अब फंक्शन में कौन सी वैल्यूज नहीं रखी जा सकती, हमें ये सोचना होगा। तो हमें ये सोचना है कि फंक्शन का रिजल्ट इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू पे आएगा। अगर बच्चों फंक्शन में एक्स की जगह हम वन रख दें तो फंक्शन का रिजल्ट टू अपॉन जीरो जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे इसका रिजल्ट अनडिफाइन हो। सो वन रखने पे ही रिजल्ट अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में वन नहीं रखा जा सकता। तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स माइनस वन, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, मतलब तमाम रियल नंबर्स होंगे वन को छोड़ के। इसको ऐसे पढ़ते हैं। दूसरा एमसीक्यू है जिसमें सेट ए दिया हुआ है वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री। पूछ रहे हैं एल यू बी, मतलब लीस्ट, एल यू बी कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और जी एल बी कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है, आपको देखना है अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब है बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू अगर आप देखें, मतलब अगर आप इस सेट को देखें बेटा, वन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, तो ये इस तरफ आए तो ये वन से बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब इस तरफ जो है वो और भी बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं जो कि वन के बाद टू थ्री फोर, टू थ्री फोर एक्सेट्रा। यहाँ पर आए तो आप ये वैल्यू किस तरफ जा रही है, वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री। वन अपॉन टू मतलब 0.5, वन अपॉन थ्री मतलब 0.33। तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? ये वैल्यू जा रही है जीरो की तरफ। तो अपर बाउंड का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? वन है। क्योंकि वन के आगे भी कुछ नंबर हो सकते हैं, टू थ्री फोर यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि इसके आगे भी नंबर्स हो सकते हैं टू थ्री फोर। तो इन तमाम नंबर्स में टू थ्री फोर में लीस्ट नंबर कौन सा है? वन। तो इसीलिए इसको नाम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, अपर बाउंड। आसान अल्फाज में कहूँ, लीस्ट अपर बाउंड अगर लिखा हुआ आ जाए कहीं पर भी, लीस्ट अपर बाउंड कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए अगर आपके पास, तो आप खाली अपर बाउंड देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो इस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू है वन। तो इसका एल यू बी है वन के बराबर। अच्छा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है कि लोअर बाउंड आप चेक करें, लोअर बाउंड का मतलब लीस्ट वैल्यू चेक करें, सबसे छोटी वैल्यू चेक करें इसमें। तो वन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री किस तरफ जा रहा है? आखिरी वैल्यू इसमें क्या होगी? आखिरी वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी, मतलब इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है इसमें जीरो होगा। तो इसका आंसर वन एंड जीरो होगा। मैं इंशाल्लाह मुझसे बात शेयर करता हूँ। एमसीक्यू नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ये एक फंक्शन है
जो कि पीस वाइज फंक्शन है, जो कि है 0 और 1। पीस वाइज फंक्शन का मतलब है दो हिस्सों में टूटा हुआ है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। इसकी रेंज पूछ रहे हैं। इसकी रेंज पूछी जा रही है। रेंज अब आप कैसे निकालेंगे? बट आपको ये सोचना है कि इस फंक्शन के आंसर्स क्या आ सकते हैं। तो बेटा ये फंक्शन ये कह रहा है 0 आंसर आएगा जब हम x की जगह q रखेंगे, मतलब जब x की जगह रेशनल नंबर्स रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। r माइनस क्यू का मतलब है इरेशनल नंबर्स। ये कह रहा है कि जब इरेशनल नंबर्स रखेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो ही आंसर्स आएंगे, या तो इसका आंसर 0 आएगा या तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। तो 0, 1 हमारे पास इसकी रेंज होगी, क्योंकि ये जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। रेंज का मतलब ये होता है कि फंक्शन क्या आंसर देगा हमें। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है पार्ट 4 में द एंगल फॉर्म बाय y इज इक्वल टू x विद x एक्सेस। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, तो ये हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3 दोबारा बता दें बेटा, मुझे बात देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें रेंज पूछी जा रही है। रेंज का मतलब है कि ये फंक्शन हमें क्या क्या आंसर्स दे सकता है। तो फंक्शन दो हिस्सों में, ऐसे अगर फंक्शन लिखा हुआ है ना ये, और यहाँ पर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, दो वैल्यूज लिखी हुई है, तो ये पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। ये फंक्शन दो आंसर देगा, 0 देगा या 1 देगा। 0 या 1 के अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो रेंज बेसिकली क्या है, फंक्शन क्या रिजल्ट हमें देगा वो रेंज कहलाती है। तो फंक्शन का आंसर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, तो रेंज होगी 0, 1। एंगल पूछ रहे हैं यहाँ पर, स्लोप बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब स्लोप है 1। इंक्लिनेशन एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 10 अल्फा, मतलब 1 इज इक्वल टू 10 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, जो कि हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल है। If the slope of a line is positive, अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, then its inclination will be acute angle। अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल होगा। The equation this represent two real and distinct lines if, एक कंडीशन एक्सरसाइज 3.3 की याद रखनी है, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रियल लाइंस और डिस्टिंक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अलग अलग। मोशन कौन सा बेटा, ये एक्सरसाइज 3.3 के अंदर कंडीशन लिखवा चुका हूँ कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, अच्छा 4 मोशन, मोशन 4 में इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, जिसको हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, y अगर उधर चला जाए। तो बेटा इसका स्लोप बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास 1, कोफिशिएंट ऑफ y है -1, तो 1 आ गया। बेटा जब भी आपको एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालना होता है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, m इज इक्वल टू 10 अल्फा। m की जगह 1 आ गया, अल्फा आ गया 10 इनवर्स 1, मतलब 45 डिग्री आ गई। पार्ट 5 थ्योरी का है, आपको याद रखना है कि अगर एंगल पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव है, जी मुस्तफा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हमारे पास एक्यूट एंगल होगा इंक्लिनेशन, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, अगर दो अलग अलग लाइंस की बात हो रही है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा।
दो सेम लाइंस की बात हो रही है, दो कोइंसाइडेंट लाइंस की बात हो रही है, तो ये होगा फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और अगर टू इमेजिनरी लाइंस या कॉम्प्लेक्स लाइंस की बात हो रही है तो फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा। पार्ट 7 में कहा जा रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इंक्लिनेशन मांग रहे हैं, मतलब एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मांग रहे हैं। बेटा m मतलब स्लोप बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, कोफिशिएंट ऑफ y ये हो गया। इंक्लिनेशन अल्फा को कहते हैं, आपको पता है m इज इक्वल टू 10 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स m, तो m की जगह -7/3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 10 इनवर्स -7/3। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा जा रहा है टू लीनियर इक्वेशंस हैव सेम कोफिशिएंट्स। बेटा 5 रिपीट 5 थ्योरी है बेसिकली अरसलान, कि अगर एंगल पॉजिटिव हो, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो इंक्लिनेशन एक्यूट है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है। याद रखना है। पार्ट 8 में कहा जा रहा है कि दो लीनियर इक्वेशंस के अगर एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम हो, 2x प्लस 3y प्लस 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन भी लीनियर लिख दी, दोनों के एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है। हाँ तुम कर लो प्रैक्टिस, मैं भेज दे दूंगा तुम्हें रिकॉर्डिंग, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। बेटा अगर दो लीनियर इक्वेशंस में एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो सेम होंगे तो दोनों इक्वेशंस पैरेलल कहलाएंगी। मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल कहलाएंगी जब भी कोफिशिएंट सेम होंगे, क्योंकि आप इसका स्लोप निकालें, आप इसका स्लोप निकालें, दोनों हमेशा सेम आएगा। पार्ट 9 की बात करते हैं। पार्ट 9 में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन, फिर साइन एक्स। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों साइड्स पे डी अपॉन डी एक्स मैंने लगा दिया है। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब बेटा साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कॉस आएगा। साइन का जो एंगल दिया हुआ है वही एंगल कॉस का भी रहेगा, मतलब दोनों का एंगल सेम रहेगा। साइन को डिफरेंशिएट करा, कॉस आ गया, जो इसका एंगल है वो आ गया। मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, तो एंगल इसका है साइन एक्स, तो ये हो गया कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। तो इसका रिजल्ट हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स। ऑप्शन ए हो गया इसका। इफ वॉल्यूम दिया हुआ है देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो बेटा आपको विद रिस्पेक्ट टू आर इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है, 4/3 पाई आर क्यूब।
डी वी अपॉन डी आर आ जाएगा 4/3। पाई एज इट इज आ गया। आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r² आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है। कहा जा रहा है ln e⁻x dx। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी। ln की प्रॉपर्टी है तो ये हो जाएगा x ln e dx। ln e बेटा 1 के इक्वल है, तो हमारे पास आ गया x dx। x को इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा x²/2 एड 1 इन द पावर डिवाइड बाय द पावर। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आसान हो रही है, रुक जाएगा।
अच्छा, एमसीक्यू नंबर 11 का आपने रिपीट करते हैं बेटा। एलन की प्रॉपर्टी है कि एलन के साथ अगर कोई भी वैल्यू पावर में आ जाए तो वैल्यू आगे आ जाएगी एक्स। एलन एक्स, एक्स इंटू एल एन ई लिखा हुआ है, एल एन ई जो है वो 1 के बराबर होता है। तो आपके यहाँ बेसिकली बच जाएगा एक्स, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी रिजल्ट आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, डी साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू। हम ये सवाल, ये एमसीक्यू थोड़ा सा घुमाया गया है, देखें जैसे होता है dx को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है x प्लस सी। तो इन्होंने अब किया गया कि डी एक्स की जगह क्या रख दिया, डी साइन एक्स। तो बेटा अगर dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x प्लस सी आता है, dt को इंटीग्रेट करते हैं तो t प्लस सी आता है। अगर हम dz को इंटीग्रेट करते हैं तो z प्लस सी आता है। तो d साइन ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन x प्लस सी। क्योंकि d के साथ जो वेरिएबल है वो आ गया और प्लस सी आ गया। आ रही है बात समझ में? सो हमारे पास का रिजल्ट जो है वो साइन एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल भी कहते हैं। इंटीग्रेंड वो होता है जो इंटीग्रेट हो रहा होता है। मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स डी एक्स, तो ये जो एक्स है ये इंटीग्रेंड कहलाएगा क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 14। 14 में कहा जाए तो सर्कल हैज इट्स सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। बेटा सर्कल का सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो बेटा इक्वेशन में नो टर्म इन वाई होगी। मतलब एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वाई ना हो, वाई स्क्वायर हो लेकिन वाई ना हो। तो क्या इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें वाई नहीं है तो ये ऑप्शन है। अगर सेंटर वाई एक्सिस पर है तो आपके पास नो टर्म इन एक्स होगा। और अगर सेंटर ओरिजिन पर है, मतलब सेंटर 0,0 पर है, तो नो टर्म इन एक्स एंड वाई। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको एमसीक्यूज के लिए। 15 में कहा जा रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम सेंटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के सेम सेंटर होते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है ये दो सर्कल हैं, इनका सेंटर सेम होगा, दोनों कॉन्सेंट्रिक है। मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल लाई करें। 16 में कहा जा रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टेंजेंट है एलिप्स पे। बेटा इसकी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, बुक में लिखी हुई है कंडीशन। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये एलिप्स के लिए। ठीक है, हाइपरबोला के लिए होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हाइपरबोला के लिए होती है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो एलिप्स है, अगर बीच में माइनस आ गया तो हाइपरबोला है। आगे कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 17 में कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू ए टी, आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली जो कि y अपॉन ए आ गई। उस t की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है तो y अपॉन ए का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये a से ये एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए एक्स के। जी बेटा, बिलाल निकाल सकते हैं। नहीं, वो वाला सी नहीं है ये, नहीं निकलेगा ये, वो सी नहीं है। ये बेसिकली कांस्टेंट सी है, जो कि इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। इस इक्वेशन का कांस्टेंट निकालने के लिए ये सी का फॉर्मूला है, ये वो वाला सी नहीं है। अच्छा, हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आ गई, y अपॉन टी की वैल्यू निकाली जो कि y अपॉन ए आ गई, और इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैंसिलेशन करने पे हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर आ गया ए एक्स के। बेटा, अगर y पे स्क्वायर है, अगर y पे स्क्वायर है या फिर और x पे स्क्वायर है, दोनों में से किसी एक पे अगर स्क्वायर है इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। अगर दोनों में से किसी एक पे स्क्वायर अगर इक्वेशन में, तो वो रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। तो आपके सामने है कि हमने इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है उसमें सिर्फ y पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर नहीं है। एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस, ये भी मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो है वो √2 के बराबर होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बताया था क्या होता है, एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी बराबर हो, मतलब ए और बी इक्वल हो, तो फिर आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। हाइपरबोला में बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, तो हमने बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर रख दिया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, वन इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन, ई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे तो ई इज इक्वल टू √2। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप याद कर लें, क्योंकि अच्छा मशवरा बेटा। बेटा, एमसीक्यू नंबर 17 में कहा जा रहा है x बराबर है 80 स्क्वायर के, y बराबर है 80 के। कहा जा रहा है ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन से मैंने t निकाला जो कि y अपॉन a आ गया, क्योंकि a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। इस इक्वेशन में मैंने t की वैल्यू रख दी, x बराबर है a, t की जगह आ गया y अपॉन a का स्क्वायर, y का स्क्वायर नीचे a पे स्क्वायर आ गया, a से एक a कैंसिल, ए एक्स बराबर आ गया वाई स्क्वायर के, वाई स्क्वायर बराबर आ गया ए एक्स के। मैंने कहा अगर किसी इक्वेशन में खाली एक्स या वाई पे स्क्वायर है, या तो पूरी इक्वेशन में एक्स पे स्क्वायर हो या फिर वाई पे स्क्वायर हो, तो ऐसी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होती है पैराबोला को। अच्छा भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू है, लिखा हुआ है जे डॉट आई क्रॉस के किसके बराबर है। अच्छा, इसमें ज्यादा बेहतर था कि ब्रैकेट लगा कर देते हैं, इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, तो आप हमेशा पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे फिर डॉट। आप लोगों को अगर याद हो, अभी करेंगे ना, और मैं बताता हूँ मोहसिन, तुमसे बात करता हूँ, अभी रुक जाओ। सही है, आई जे के, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट
अगर आप ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस जे बराबर है के के, जे क्रॉस के बराबर है आई के क्रॉस आई बराबर है जे के। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई क्रॉस के, तो हमें डायरेक्शन, अब यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर डायरेक्शन अब हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आई क्रॉस के बराबर होगा माइनस जे के। तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, जे डॉट जे बेटा 1 हो जाएगा, और साथ में माइनस की साइन आ जाएगी, तो इसका रिजल्ट -1 हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.9.6 में आपने पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हमेशा इक्वल होता है 0 के। ठीक है, ये हमने 2017 का जो है ना ये पेपर अभी कर लिया। नमाज ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट का, ठीक है, फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं दोबारा।